नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर रोज नई खबरें आ रही हैं। पहले तक ये माना जाता था कि अगर किसी को बुखार है, सूखी खांसी है, गले में दर्द है, बदन में दर्द है, तो और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये कोरोना का लक्षण होगा। लेकिन अब डॉक्टरों के सामने ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जिनको इस तरह के लक्षण नहीं हैं और दूसरे लक्षण हैं, जैसे कि उनको डायरिया है, उसके साथ साथ उनको थोड़ी बहुत कभी-कभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन डिहाइड्रेशन है या उल्टी हो रही है। मुख्य रूप से 3 नए लक्षण सामने आ रहे हैं, डायरिया, उल्टी और डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी का कम हो जाना। और बाकी जो पहले वाले लक्षण है, वो शुरू में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। हैदराबाद के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि 15 जून के बाद इस तरह के जो मरीज हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आखिरकार कोरोना को आम आदमी कैसे समझे? इस बात को बहुत साफ तरह से समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपोलो हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार राजपूत को। डॉक्टर राजपूत, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार शैलेश जी। बहुत सीधा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। अभी जो हमने बात की कि अब लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डायरिया हो गया है, यानी पेट गड़बड़ हो गया है, बार-बार उनको जो है लेट्रिन जाना पड़ रहा है, उल्टी हो रही है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो रही है, बाकी कोई लक्षण नहीं है। तो क्या ये भी कोरोना हो सकता है? हाँ शैलेश जी, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कोरोना महामारी के बारे में जब से ये बीमारी आई है, 4 से 5 महीने हो गए अब, तब से इसके बारे में, इसके लक्षण के बारे में, इसकी सीवियरिटी के बारे में और इसके इलाज के बारे में नई-नई चीज़ें रोज़ सामने आ रही हैं। ये एक वायरल इलनेस है और वायरल इलनेस का मैनिफेस्टेशन बहुत वेरीड होता है। कुछ लोगों में फीवर, कॉफ, निमोनियाज, फिर बाद में पता लगा कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, कैपिलरीज में क्लॉटिंग हो जाती है, हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। शुरुआत में भी कुछ ऐसा संकेत था कि गैस्ट्रोएंटाइटिस या गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ भी ये हो सकता है। लेकिन इधर कुछ हम लोगों ने भी ऐसा यहाँ देखा है कि कुछ पेशेंट्स या तो वायरस चेंज हुआ है या पॉपुलेशन में डिफरेंट लक्षण हैं, बट यस, कुछ ज़्यादा पेशेंट्स में अब हम लोग गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ देख रहे हैं। क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो ये हमारा मौसम है, बरसात का जो मौसम है, इसमें पेट से संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं, पहले से भी होती रही हैं। मतलब ये डायरिया हो जाना इस मौसम में बहुत सामान्य सी बात है। पानी पीने को लेकर के जो उसका जो कंटामिनेशन है, उसके चलते भी डायरिया जैसी बीमारियां या उल्टी होना ये होता ही रहता है। और डायरिया अगर और उल्टी हो तो साथ में डिहाइड्रेशन हो ही जाता है। तो क्या इसको मौसम के हिसाब से भी ये समझा जा सकता है कि कोरोना जो है वो उसने अपने आप को मौसम के हिसाब से बदल लिया है और वो जो है इस वक्त ऐसे लोगों को जो डायरिया हो रहा है उन पर ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, यानी ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में? देखिए, दोनों संभावनाएं हैं। एक संभावना तो ये है कि कोरोना से गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरे, जैसा आपने सही पॉइंट आउट किया कि ये ऐसा एक सीज़न है जब हमारे देश में बहुत बड़ी नंबर में गैस्ट्रोएंटराइटिस एपिसोड्स होते हैं। पूरे इंडिया में हर साल ही होते हैं। तो इट कैन बी जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कि आपके पेशेंट को कोरोना भी था और गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी हो गए। बट बॉटम लाइन ये है कि ज़रूर कुछ ना कुछ पेशेंट्स में कोरोना गैस्ट्रिक सिम्टम्स के तरह प्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें एक जो बात और डॉक्टर्स कह रहे हैं, यानी जो बातें सामने आ रही है वो कि पहले ये माना जा रहा था कि कोरोना के जो वायरस है वो लंग्स को, यानी फेफड़े को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब ये देखा जा रहा है कि वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसको ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि एक वायरस में बड़ा भारी चेंज आया। मतलब पहले वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को करते हैं और फिर उसके बाद में जो है लंग्स को प्रभावित करते हैं। देखिए शैलेश जी, जो अभी तक एविडेंस है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एंट्री पॉइंट तो लंग ही होगा, क्योंकि ये हम अभी तक जो कॉन्सेप्ट है वो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से है। इसीलिए ये जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग ACE2 रिसेप्टर्स कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा लंग्स में होते हैं।
तो उसी के थ्रू ये वायरस सेल्स में एंट्री पाता है। तो एंट्री पॉइंट तो मैं समझता हूँ अभी भी लंग्स ही है, लेकिन ये वहाँ पे रिप्लिकेशन होके ये पूरे शरीर में फैलता है। तो गैस्ट्रिक, हार्ट, किडनी सब जगह फैल सकता है। तो ये इतना ज्यादा जो है ना, जो जो इसमें बदलाव देखा जा रहा है, उसमें मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि ये वायरस जो है अपना जीनोमिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर रहा है। और मतलब जो वायरस पहले उसका जो जीनोमिक स्ट्रक्चर था वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। और उस बदलाव के कारण जो ये नया वायरस दिखाई दे रहा है उसमें जो सिम्टम्स और दिखाई दे रहे हैं, उसमें कमजोरी है, ऑक्सीजन की बहुत कमी होने लगती है अचानक से। उसके अलावा लो बीपी की समस्या देखी जा रही है। कुछ लोगों में लो शुगर की जो समस्या है वो भी देखी जा रही है। और इसके चलते एक रिपोर्ट में देख रहा था कि बड़ी बहुत तेजी से, इसके पहले कि उनका ठीक से ट्रीटमेंट शुरू हो, पेशेंट जो है कोलैप्स हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। देखिए, ये तो इस वायरस के इस बात समझने की ज़रूरत है कि जितने भी अभी तक हिस्ट्री में पेंडेमिक्स हुए हैं उसमें ये नोन फैक्ट है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेंडेमिक वायरस अपना स्ट्रक्चर बदलता है और बीमारी के लक्षण, सीवियरिटी, प्रेजेंटेशन वेरी करते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है। जैसे स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक था और ये अभी जो ये सार्स पेंडेमिक हुआ था, स्वाइन फ्लू, इसमें भी जो इसकी पोटेंसी है, इन्फेक्टिविटी है, सीवियरिटी है, ये पेंडेमिक के दौरान बदलती है। अभी अभी जो जिस बात का शायद आप जिक्र कर रहे हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें एक पर्टिकुलर है जिसमें D614 हैज़ बीन चेंज टू G614। अब ऐसा माना गया है कि ये इससे इसकी इन्फेक्टिविटी तो बढ़ रही है लेकिन इसकी सीवियरिटी कम हो रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है कि सेम वायरस सेम अमाउंट में इन्फेक्शन करता है और किसी पेशेंट में ज़्यादा सीवियर होता है और किसी पेशेंट में उतना लाइफ थ्रेटनिंग या सीवियर नहीं होता। तो और भी बहुत सारे होस्ट फैक्टर हैं, बट येस, ये वायरस अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है और हो सकता है जो प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है वो वायरस में चेंज होने की वजह से ही। तो डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि अभी जो बहुत तरह की कोशिश हो रही है कि वैक्सीन बना लेंगे, तो मेरे ध्यान में जहां तक है कि यूरोप और अमेरिका, यहाँ फ्लू का प्रभाव हर साल होता है और करीब जो मैं आंकड़े देख रहा था कि 5-6 लाख लोग जो है यूरोप में, अमेरिका में मिला करके फ्लू से हर साल उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इतने सालों के बावजूद भी फ्लू का कोई परमानेंट वैक्सीन वो नहीं ला पाए। और वो एक सीजनल एक साल के लिए वैक्सीन बनाते भी हैं, कितना इफेक्टिव है अभी कुछ उसको लेकर भी सवाल रहे हैं। तो ये हम लोग के यहाँ जो ये या पूरी दुनिया में जो कोशिश बताई जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि 18 कंपनियां या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बस वैक्सीन बनाने के करीब में पहुंच गए हैं। तो ये क्या ये जो अगर वायरस अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है या अपना स्वरूप बदल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका वैक्सीन बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये दावे किए जा रहे हैं कि बस वैक्सीन आने वाला है, वो भी गलत साबित होगा। आई थिंक ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आई मस्ट से कि इसका जवाब किसी के पास 100% अभी नहीं है, बट कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे आपने फ्लू का जिक्र किया, एक फ्लू इतना कॉमन है यूरोप में और अमेरिका में कि हर साल वहाँ पे जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, एल्डरली हैं, लंग डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं, हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं, उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि जुलाई अगस्त में विंटर शुरू होने के पहले ही आप वैक्सीन लगवा लें। अब हर साल उसमें पिछले साल के एक्सपीरियंस पे ये डिसाइड होता है कि कौन सा स्ट्रेन था जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो नेक्स्ट ईयर जो वैक्सीन आती है वो उसको इनकॉर्पोरेट करके बनती है। जैसे अभी फ्लू का वैक्सीन आपने जिक्र किया, तो एक लेटेस्ट फ्लू वैक्सीन है जिसमें मिशिगन स्ट्रेन भी कवर होता है। सो दैट मीन्स ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि वायरस में स्ट्रेन बदलते रहते हैं और वैक्सीन उसी हिसाब से बनेगा। अब हम बात करें स्पेसिफिकली कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए, तो आई थिंक जिस तरह की हिस्टोरिकली सारी वैक्सीन अब तक बनती रही हैं, तो इस वैक्सीन के लिए भी कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं है। ये भी, इसका भी अपना एक कोर्स होगा, एक एक्सपेरिमेंट्स होंगे, फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल्स होंगे, फिर उसकी सेफ्टी और इफिकेसी प्रूव होगी और तब ये वैक्सीन मार्केट में आएगा कॉमन यूज़ के लिए। ये एक सेट प्रोसीजर है। ये
मैं मानता हूं कि भाई कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा तबाही मची है, हम लोग बहुत डेस्परेट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली साइंटिफिक प्रोसेस को एक लिमिट के बियॉन्ड एक्सपीडाइट नहीं किया जा सकता। ये भी जरूरी है कि भाई जब भी वैक्सीन आए वो ऐसी ना आए कि उससे लोगों को और नुकसान हो जाए। नहीं, बट इसमें मैं एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बार बार टारगेट दे रहे हैं। अभी जैसे मैं जिक्र करूं इंग्लैंड का, तो वहां एक यूनिवर्सिटी जहां रिसर्च हो रहा है, उन्होंने दावा किया है कि बस अक्टूबर नवंबर तक वो लेकर के आ जाएंगे। भारत में एक दावा कर दिया गया कि वो तो 15 अगस्त तक ही आने वाला है। तो मतलब और लोग जो है बड़े उत्सुक हैं, वो चाहते हैं कि उनका सामान्य जीवन शुरू हो और इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से वैक्सीन आ जाए। तो एक भारत की एक रिपोर्ट देख रहा था, जो कंपनी जो है जो ऑर्गेनाइजेशन, माफ कीजिएगा, जो वैक्सीन पर काम कर रही है, जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अनुमति दी गई, उन्होंने जो अपना एक पूरा ट्रायल का कोर्स बताया है, उसमें वो कह रहे हैं 15 महीने कम से कम। तो ये है क्या, मतलब ये जो टारगेट कोई 1.5 महीने कोई 3 महीने कह रहा है, उसमें क्या स्थिति है, क्या सच्चाई? देखिए, जो अब ये एक शैलेश जी, आप भी जानते हैं कि ये थोड़ा सा सीक्रेट रिसर्च होती हैं। हर कंपनीज कुछ अपने बिल्कुल सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं करती हैं। बट जो अभी लेटेस्ट ICMR की एक सर्कुलर आई है कि जिसमें 15 अगस्त की बात कही गई है, लेकिन आपने खुद देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और बाकी लोगों ने उसको अभी से रिफ्यूट करना शुरू कर दिया है। एंड ICMR हैज सेड कि भाई ये डेडलाइन नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड लाइन है। सो दे हैव चेंज देयर स्टैंड। और सब साइंटिफिक बॉडीज का ये मानना है कि 15 अगस्त तक तो ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और अनरियलिस्टिक टारगेट है। बट हाँ, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर, विच इज अनदर 5-6 months, कुछ लोग इट कैन बी दिसंबर, इट कैन बी नवंबर, इट कैन बी नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी, सो वी डोंट नो। बट आई थिंक 5-6 months तो कम से कम लगने ही चाहिए। तो आपने बताया कि एक 5-6 महीने लग जाएंगे। मेरे सामने एक और रिसर्च है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उसकी एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुनेत्रा गुप्ता, जो रिसर्च स्कॉलर है वहां पर। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन जब तक आएगा तब तक ज्यादातर लोगों को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। केवल जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो 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 बहुत ज्यादा खतरे में है, ये वैक्सीन उन्हीं के लिए होगा, जैसे कि फ्लू का वैक्सीन, कि जो लोग बहुत खतरे में होते हैं, यानी ज्यादा उम्र है या किसी और बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको कहा जाता है कि हर साल वैक्सीन ले लीजिए। लगभग इसी तरह की बात ये कह रही है कि ज्यादातर लोगों को, यानी बड़ी आबादी को वैक्सीन की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, ये सच लगती है बात। वो सच इसलिए लगती है फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्लू लाइक इलनेसेस, नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोगों ने ये शुरू हुआ था पैंडेमिक, तब कितना स्केयर था। एक भी पॉजिटिव आने पे सरकारी सिस्टम उसको पकड़ के ले जाते थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ी महामारी हो गई। अब क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव आ गया है, नथिंग टू वरी, घर में रहिए। सो उस वक्त रियलाइजेशन नहीं था, उस वक्त पता नहीं था कि ये कैसे बिहेव करेगा। दुनिया में किसी को भी नहीं पता था। तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ी, हमें रियलाइज हुआ कि 90%, 95% पेशेंट्स में इट इज जस्ट लाइक ए सिंपल वायरल इलनेस विच विल सेटल ऑफ इट्स ओन। और जो भी मॉर्टलिटी हुई है वर्ल्ड वाइड, वो उन्हीं ससेप्टेबल पॉपुलेशन में हुई है। तो आई थिंक शी माइट बी एपिडेमियोलॉजी और इन्फेक्शन एक्सपर्ट की अगर सुने तो इट मेक सेंस दैट यही होगा। हम में से मेजॉरिटी को ये माइल्ड फॉर्म का इन्फेक्शन होगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, और फिर जैसे सीजनल वेरिएशन फ्लू का पूरी दुनिया में होता है, वैसे ही इसका भी होगा। तो इसका मतलब तो एक ये भी निकलता है कि जो स्वीडन जैसे देश बहुत पहले से कह रहे थे कि इसका इलाज सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी है, यानी समाज में करीब करीब 50 से 60% लोगों को जब ये संक्रमित हो जाएगा तो इसका साइकिल जो है लगभग ब्रेक हो जाएगा और फिर छिटपुट ढंग से कहीं हो सकता है ये जो महामारी है वो ले जाएगा। तो क्या हम मान लें कि हर्ड इम्यूनिटी ही आखिरी इलाज है? देखिए, अभी तक तो जो फाइंडिंग सारे देशों में निकल के आ रही हैं, वो इसी तरफ पॉइंट करती हैं। और जो भी एक्सपर्ट, जो इन्फेक्शन एक्सपर्ट्स थे, वो आप अगर ध्यान दें शुरू से यही बात कह रहे हैं। बट येस, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए हेल्थ सिस्टम प्रोवाइडर, you want to be safe, so there was lot of scare, there was lot of preparation. बट आई थिंक जो सुनेत्रा जी ने कहा है कि भाई लॉकडाउन आंसर नहीं है, तो वो सही कहती हैं। उनका मानना भी यही है और सभी का मानना ये है कि लॉकडाउन से सिर्फ कंचेन होता है,
और हम लोग अपने को प्रिपेयर कर पाते हैं कि भाई कैसे होगा आगे, हम इसको कैसे डील करेंगे। तो अभी ये एक सवाल मेरे मन में ये एक और रिसर्च में देख रहा हूँ, उसके आधार पर एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि अभी तक ये कहा जाता है कि कोरोना जो है पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से ही होता है। तो मतलब एक आदमी दूसरे आदमी के संपर्क में आया है और उसके चलते ही जो है वो हो सकता है। लेकिन अब जो है ये मेरे सामने एक लेटर है जिसमें 32 देशों के करीब 239 ऑलमोस्ट 240 साइंटिस्टों ने WHO में एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये जो कहना है कि ये एयरबॉर्न नहीं है, यानी हवा से नहीं फैलता है, ये सही नहीं है। और उनका कहना ये है कि ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में उनके बहुत छोटे छोटे कण जो है मौजूद रह जाते हैं और उसमें वायरस मौजूद रहता है और हवा की रफ्तार के साथ वो काफी दूर तक जाते हैं और वहां भी इन्फेक्शन वो फैला सकते हैं। आई थिंक दो चीज़ें इस वायरस के बारे में बहुत क्लियर हैं और पहले जो बाकी वायरस से अलग है। एक तो ये वायरस थोड़ा ज़िद्दी किस्म का वायरस है और हार्ड सरफेसेस पे ज़्यादा देर तक रहता है, तो इसकी इन्फेक्टिविटी इन्फ्लुएंजा और बाकी वायरस से ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, जब शुरुआत हुई तब ये था कि ये डायरेक्ट स्नीजिंग से, कमिंग इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड सरफेसेस से आता है, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट, ज़्यादातर इन्फेक्शन एक्सपर्ट अब ये मान रहे हैं कि इसका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है और ये कुछ सेंटीमीटर तक, कुछ हाफ ए मीटर, 1 मीटर तक, कुछ देर तक इन्फेक्टेड पर्सन से। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कि somebody singing, somebody talking and somebody just coming in contact with that air, it makes a difference कि आप वहाँ कितने वायरस शेड कर रहे हैं, और ये पैथोलॉजी में उन्होंने ग्रो करके दिखाया है। तो आई थिंक लिमिटेड एक्सटेंट तक ये कहना मुश्किल है कि प्राइमरी रूट तो अभी भी यही लगता है कि वो कफिंग से, स्नीजिंग से है, बट एयरबॉर्न भी हो सकता है। मैं एक रिपोर्ट डॉक्टर साहब और देख रहा था जो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको बीमार करने के लायक इन्फेक्शन जो है जब तक किसी आदमी से कोई 20 मिनट तक संपर्क में नहीं हो तब तक नहीं हो सकता, और अगर ये थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है जिसमें वायरस का लोड कम होगा तो बॉडी में जो हमारा एंटीबॉडीज हैं, जो इम्यून सिस्टम है, वो उससे फाइट कर लेता है, तो वो एसिम्प्टोमेटिक वगैरह होकर के रह जाते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये अभी अंदाज़ा ही लगा सकते हैं हम, और वो इसलिए कह सकते हैं कि जो पेशेंट्स को ज़्यादा सीवियर इलनेस हो रही है वो पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा कांटेक्ट में आए हैं, सीवियर केसेस के कांटेक्ट में आए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो डॉक्टर्स को हुआ है और जिन डॉक्टर्स को कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, और आपको पता ही होगा मोर देन 100 डॉक्टर्स की जान भी गई हैं, उनमें से काफ़ी लोग वो थे जो प्रोसीजर करते थे, एनेस्थेटिस्ट खास तौर से, और जो सीवियर पेशेंट्स के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक आते थे। तो जो फिजिशियन थे, जो दूर से देखते थे, उन लोगों को कम हुआ है, और हुआ भी है तो सीवियर नहीं हुआ है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक जनरल प्रिंसिपल है कि मोर द एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग द एक्सपोजर, मोर लाइकली कि ज़्यादा होगा, बट ये 100% सच नहीं है। इसको पूरी तरह से माना नहीं जा सकता है। बहरहाल मैं एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे और पूछना चाहूंगा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो दिल की बीमारियों से जुड़े हुए लोग हैं उनको लगातार देख रहे होंगे, और भारत में ये जो दिल की बीमारियां हैं बहुत ही गंभीर है और दूसरे डेथ के मामले में ये दूसरे तीसरे नंबर पर आती है। तो ये जो पेशेंट्स हैं इनकी क्या स्थिति है, कितना इन्फेक्शन इनको हो रहा है और कितना खतरनाक है इनके लिए? जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ, आप कह रहे हैं कि कार्डियक डिजीजेस के साथ कोरोना का क्या रिलेशन है। देखिए, ये तो बहुत क्लियर है। इस पूरी पेंडेमिक में सब देशों में ज़्यादातर लाइफ उन लोगों का गया है जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवैस्कुलर इलनेस थी, जो डायबिटिक्स थे, लंग डिजीज थी, स्मोकर थे, ओबीज थे, हार्ट का प्रॉब्लम था, जिन लोगों को ये कोमॉर्बिड कंडीशन, जिनको हम मेडिकली बोलते हैं, जिन लोगों को कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं थी, वहाँ पर ज़्यादातर ये इन्फेक्शन माइल्ड और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो हार्ट के पेशेंट है या दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब,
बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपने दी। तो इसके साथ ही आज की बातचीत को हम आपके साथ यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार शैलेश जी, धन्यवाद। और दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर राजीव कुमार राजपूत को, जो यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं दिल्ली के, जिन्होंने कोरोना को बहुत नजदीक से उस पर काम किया है, उसको समझा है, उसको देखा है, बहुत सारे जो मरीज हैं उनके इलाज से भी जुड़े रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके बहुत काम की साबित होगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप हमारे साथ में YouTube पर, Facebook पर और ट्विटर पर या दूसरे जो सोशल मीडिया नेटवर्क हैं उन पर भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।